माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। एसएससी के 2 मॉक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग करने चल रहे हैं तीसरा मॉक। और दूसरे मॉक में आप लोगों को बहुत मज़ा आई थी, आप लोगों ने जैसा कि बताया था। और ये जो मॉक हैं वो ऐसा नहीं है किसी एक एग्ज़ाम के लिए हैं, ये सीजीएल के लिए भी यूज़फुल है, सीएचएसएल के लिए भी यूज़फुल है और एमटीएस के लिए भी यूज़फुल है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊंचे नीचे होता रहता है, हालांकि जो मैं मॉक बनाता हूं उसमें लेवल स्टैंडर्ड ही रहता है। फ़िलहाल एक तो आप लोगों ने करके देख ही लिया है और तीसरा अब आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। और इस वाले मॉक में भी वही मज़ा आने वाली है जो मॉक 2 में आई थी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये मॉक नंबर 3। और मॉक 3 का ये पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नहीं है ये, उसका क्या कहते हैं, डायरेक्शन है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें आप अगर कोई एरर पा रहे हैं तो बताइए, ठीक है। और दूसरी बात यह है, यहाँ लिखा है कि इग्नोर द एरर ऑफ पंक्चुएशन इफ़ एनी। अगर पंक्चुएशन की कोई एरर है तो उसको इग्नोर करना है। क्लियर। अब चलिए ढूंढिए आप एरर को। 2 क्वेश्चन, पहला और दूसरा, दोनों आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज। दूसरा पार्ट है एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। अच्छा, इसमें एरर कहाँ है? 2 हिस्से हैं सेंटेंस के, यहाँ से टूट गया। तो एरर कहाँ होगी? आप पेयर ढूंढिए। ये जो एरर है वो मैंडेटरी पेयर की है, और मैंडेटरी पेयर कौन सा है? आइदर के साथ। तो आइदर के साथ जो पेयर दूसरा पार्ट लगा हुआ है वो क्या लिखा है? एंड लगा हुआ है। दोनों वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो आइदर के बाद क्या लगी है? एक वर्ब लगी है, ठीक। ये हुआ आइदर के साथ एक वर्ब लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी है। और के साथ क्या लगनी चाहिए? फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वो क्या लगी है? स्टडी। तो आइदर के साथ लगता क्या है मैंडेटरी पेयर के रूप में? वो लगता है और, ना कि एंड। तो इस सेंटेंस में एरर क्या है? देखो आइदर का जो पेयर होगा दैट शुड बी और, नॉट एंड। यहाँ क्या लगना चाहिए? एंड की जगह और लगना चाहिए, और यही थी इसकी एरर। और एरर आंसर कौन सा हुआ आपका? सी। क्लियर हो गई बात। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। अब इसमें जो वीक पॉइंट थे वो क्या था? द न्यू टैक्सेशन रेट्स। यहाँ रेट्स लिखा हुआ है और यहाँ आर लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से वर्ब प्लूरल है, वो तो ठीक है। आगे लिखा है बाउंड टू। बाउंड के बाद टू लगता है, वो भी ठीक है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वो भी ठीक है। लेकिन टू के बाद क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और ये जो इफेक्ट है वो नाउन है। तो ये होना एक्चुअली क्या चाहिए था? वर्ब इसकी होती है टू अफेक्ट। क्या होगी? टू अफेक्ट। ध्यान रखिएगा, इफेक्ट जो होता है EFFECT, इफेक्ट है नाउन, ठीक है ना। इसका मतलब होता है प्रभाव। और जो अफेक्ट होता है AFFECT, ये होती है वर्ब। तो यहाँ टू के बाद जो इफेक्ट लिखा है वो गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था एक्चुअली अफेक्ट। तो इसमें एरर किस में आई? एक बार फिर सी में। तो एरर के 2 क्वेश्चन हो गए, हम लोगों ने कर लिए। अब देखो अगला पार्ट कह क्या रहा है, इसमें करना क्या है। देखो इसमें आपको करना है इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। देखिए सेंटेंस में कह रहे हैं कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट ना हो तो आप डी लगाइएगा। बाकी एक अंडरलाइन पार्ट है जिसमें कोई एरर होती है, कोई गलती है, तो उसको इम्प्रूव करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। और देखो क्वेश्चन नंबर 3 में जितना अंडरलाइन किया गया है वो है ही वॉज प्लानिंग। आप पूरा सेंटेंस देख लेते हैं, उसी के बिहाफ पर, उसी के रेफरेंस में हम लोग एरर करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है कि ऑन वन ओकेजन ही परसुएडेड मी, ठीक, अकम्पनी हिम ऑन अ शूटिंग एक्सपेडिशन ही वॉज प्लानिंग। एक ओकेज़न पर उसने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, उसने मुझे परसुएड किया कि उसके साथ शूटिंग एक्सपेडिशन पर जाएं, शिकार पर जाएं, जिसके लिए वो प्लान कर रहा था। अब टेंस का कॉम्बिनेशन देखो, ही परसुएडेड मी, ये टेंस का मामला है। ही परसुएडेड मी, एक चीज़ हो गई परसुएडेड पास्ट इंडेफिनिट में, और इससे रिलेटेड दूसरा सेंटेंस है ही वाज प्लानिंग। अब ये बताओ
कि जब उसने परसुएड किया उसी समय प्लानिंग चल रही थी, या जब उसने इनको परसुएड किया प्लान उसके पहले ही बन गया था। तो जब आप किसी को परसुएड करेंगे तो उस काम का प्लान आप पहले ही बना चुके होंगे। इसका मतलब ये वाला हो गया हमारा पार्ट। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, जब हमने किसी को परसुएड किया और हमने प्लान पहले ही बना लिया था। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हमारा प्लान किस में बनना चाहिए था? पास्ट परफेक्ट में बनना चाहिए था। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट के साथ जो कम्बिनेशन होगा वो पास्ट परफेक्ट का होगा। परसुएड पास्ट इंडेफिनिट में किया, प्लान पास्ट परफेक्ट में बना होगा, क्योंकि प्लान बनाने का काम परसुएड करने के पहले हो चुका है। यानी कि ये होना चाहिए ही हैड प्लान्ड, क्योंकि हैज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर हम ही प्लान्ड करते हैं तो इसका मतलब परसुएड करना और प्लान करना दोनों एक ही समय पे हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता, पहले ही हुआ होगा, ये होगा। अगर हम इसको रहने देते हैं ही वॉज प्लानिंग, इसका मतलब जिस समय वो प्लान कर रहे थे उसी समय परसुएड किए, तो ये दोनों बातें गलत होगी। जब उन्होंने परसुएड किया उसके पहले ही प्लान बना लिया था। क्लियर हो गई ना? क्यों होगा ही हैड प्लान्ड? क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ो। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूरा का पूरा सेंटेंस अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसमें पूरे सेंटेंस में आपको देखना है कि कहाँ इम्प्रूवमेंट होने के चांस हैं। देखो, वी हैव नो लेस देन 1000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज। अब ये देखना कि 1000 स्टूडेंट्स नंबर में है ना, 1000 स्टूडेंट्स, ये देखो 1000 स्टूडेंट्स। अच्छा, ये 1000 स्टूडेंट्स आप बताइए कि नंबर में है या अमाउंट में? ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, ये नंबर है 1000 स्टूडेंट्स या फिर अमाउंट है? जाहिर सी बात है 1000 किलो तो कह नहीं रहे हैं, संख्या में कह रहे हैं ना 1000 स्टूडेंट्स। अच्छा, जब संख्या में कहेंगे तो लेस तो लगेगा नहीं, कोई भी लेस नहीं लगेगा और ये भी लेस नहीं लगेगा, क्योंकि लेस इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लिटिल। ठीक है, लेस क्या है? लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है। अब लिटिल किसके लिए लगता है? अमाउंट के लिए लगता है, ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगता है। तो अगर लिटिल अनकाउंटेबल के पहले लगता है तो लेस भी अनकाउंटेबल के पहले लगेगा। और इसके बाद जो नाउन लगा हुआ है एक्चुअली काउंटेड है, 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो काउंटेड और प्लूरल, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन है ये। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम लेस तो लगाते ही नहीं, हम क्या लगाते हैं? फ्यू लगाते हैं। और जब हम फ्यू लगाते हैं तो फ्यू के साथ देखो देन भी लगा हुआ है ना, और देन लगा होने का मतलब हुआ कि यहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। और कंपैरेटिव डिग्री किसकी लगाएंगे? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फ्यू। दैट मीन्स योर आंसर शुड बी नो फ्यूअर देन। क्लियर हो गई बात? चलो, समझा तो दिया, अब आंसर काट देते हैं। यहाँ लेस लगा हुआ है, नहीं लगेगा, यहाँ लेस लगा है, नहीं लगेगा, यहाँ लेस लगा है, नहीं लगेगा, यहीं लगा है फ्यूअर देन, तो हमें फ्यूअर की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ काउंटेबल नाउन लगा हुआ है। क्लियर हो गई बात? आपका आंसर होगा सी। क्यों होगा ये भी बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ो। अब रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इन विद इंस्ट्रक्शन, और क्वेश्चन दोनों साथ में ही हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या है, ये क्वेश्चन देख के पता चल रहा है, ये खाली जगह दी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे हमें भरना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर वर डैश पार्टिसिपेंट्स, ठीक है ना, एट द कॉन्फ्रेंस देन वी हैड एक्सपेक्टेड, सो वी हैड ट्रबल सीटिंग देम। तो जितना हमने उम्मीद की थी, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, उससे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स कॉन्फ्रेंस में आए, इसलिए हमको प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें बैठाने की। तो ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं एक्चुअली वो किस टाइप का नाउन है? पार्टिसिपेंट्स है बेटा प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आप ये मच तो लगा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि यहाँ दैन लगा हुआ है, इस दैन को ध्यान में रखिएगा। दैन होगा तो ये सो मैनी टू मैनी नहीं लगेगा, दैन होगा तो हमें मोर की ज़रूरत है। ठीक है, मोर के साथ दैन लगेगा। तो दो ऑप्शन बच रहा था, ए और बी वाला। अच्छा, इसमें मच लग नहीं पाएगा, क्या लगाना पड़ेगा हमें? मेनी मोर। समझ में आ गया ना? हाँ, तो यहाँ पे लगेगा मेनी मोर पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन आपका क्या हो गया? बी हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दो फिलर दिए हुए हैं, एक फिलर यहाँ दिया हुआ है और एक फिलर यहाँ दिया हुआ है, और दोनों में देख लो आ लिटिल द लिटिल यही सब लगा हुआ है। तो देखते हैं कि कहाँ निगेटिव सेंस में है, कहाँ पॉजिटिव सेंस में है।
लिटिल फ्यू निगेटिव सेंस में आएगा, अ लिटिल और अ फ्यू पॉजिटिव सेंस में आएगा। पहला सेंटेंस लिखा, वी हैड डैश मनी लेफ्ट विद अस, हमारे पास कुछ पैसे बचे थे। मनी क्या है? मनी अनकाउंटेबल नाउन है। देखो यहाँ पर भी मनी लिखा हो, दोनों में मनी लिखा है, पहले ये चीज़ डिसाइड कर लो। फिलर के बाद क्या लिखा है? मनी, और यहाँ फिलर के बाद क्या लिखा है? मनी। तो मनी क्या है? मनी है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले फ्यू नहीं लगेगा, ये बात तय हो गई। यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन पूरी तरह से कट गया है, ये नहीं लग सकता। अब हमें ये देखना है कि जो हमारे पास मनी है वो अच्छे सेंस में जा रही है या खराब सेंस में जा रही है। ठीक, तो पहला सेंटेंस देखो, वी हैड डैश मनी लेफ्ट विद अस, हमारे पास इतने पैसे बचे थे। सो वी वेंट आउट फॉर अ मील, तो खाने के लिए, इसलिए खाने के लिए हम बाहर गए, होटल खाने गए। अच्छा, खाना खाने अगर होटल जा रहे हैं तो आपके पास पैसे कम होंगे या पर्याप्त होंगे? तो जाहिर सी बात है पर्याप्त होने चाहिए। तो यहाँ कौन सा सेंस आ रहा है मनी का? पॉजिटिव सेंस आ रहा है। दूसरा देख लो, वी डिसाइडेड टू अबंडन आवर ट्रिप, हमने डिसाइड किया कि हम अपनी ट्रिप को यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि वी हैड डैश मनी लेफ्ट विद अस, हमारे पास कुछ पैसे बचे थे। तो अगर पैसे कम बचे हैं तभी तो आप ट्रिप छोड़ने की बात सोचेंगे, तो इसका मतलब दूसरा वाला निगेटिव सेंस में है। पहला वाला जो लिटिल है वो पॉजिटिव सेंस का और दूसरा वाला निगेटिव सेंस का। तो पॉजिटिव सेंस का मतलब हुआ हमें क्या लगाना है? यहाँ पर आ लिटिल लगाना है, और निगेटिव सेंस का मतलब हुआ हमें क्या लगाना है? लिटिल लगाना है। लगाना दोनों में लिटिल ही है। तो आ लिटिल के साथ लिटिल का कॉम्बिनेशन कहाँ दिया हुआ है? ये देखो, पहला आ लिटिल है और दूसरा लिटिल है। आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 किस लिए है भाई? देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, कौन सा वर्ड ऐसा है जो इसका मीनिंग, इसकी मीनिंग में बेस्ट एक्सप्रेस, मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि आपको इसका क्या बताना है? साइनोनिम बताना है, बस और क्या। ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही घिनौना, बहुत ही गंदा कह सकते हो, बहुत ही घिनौना, बहुत ही खराब। तो ये ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है। अब चारों वर्ड का और मतलब देखो, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? निराशाजनक, डिस्करेजिंग होगा। एरोजेंट का मतलब क्या होता है? घमंडी होता है। डिस्गस्टिंग का मतलब क्या होता है? यही डिस्गस्टिंग मतलब घिनौना, बहुत ही गंदा, बहुत ही खराब। और फिल्दी का मतलब होता है एक्चुअली जो नाली से बदबू आती है उसको कहते हैं फिल्दी का मतलब जिसमें कूड़ा कचरा होता है, बहुत गंदा होता है, बहुत बदबूदार के सेंस में यूज किया जाता है फिल्दी। ठीक है ना? तो ये तो महक से रिलेटेड हो गया ना। ठीक है, तो ये फिल्दी महक से है, सब के सब निगेटिव, ये भी निगेटिव, वो भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। एरोजेंट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। डिप्रेसिंग लेकिन निराशाजनक है, ऑब्नॉक्सियस से बहुत सेम नहीं है, इसलिए इसको छोड़ेंगे। बचा डिस्गस्टिंग और फिल्दी, फिल्दी बदबू के लिए है, तो अब डिस्गस्टिंग का मतलब हुआ बहुत ही घिनौना। तो यही आपका डिस्गस्टिंग जो है ऑब्नॉक्सियस का सबसे सटीक सिनोनिम होगा। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में क्या कह रहे हैं जी? 8 में कह रहे हैं कोवेनेंट। ये कोवेनेंट का आपको साइनोनियम, 7, 8 दोनों में साइनोनियम बताना था। तो कोवेनेंट का मतलब क्या होता है? देखो, कोवेनेंट एक तरह का एग्रीमेंट होता है जब हम कोर्ट में या लीगल तौर पर किसी को कोई हर्जाना वगैरह देना एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना? जैसे गुजारा भत्ता वगैरह किसी को देते हैं या कोई कंपनसेशन किसी को देते हैं, और लीगली कागज़ पर बाकायदे इस बात की प्रॉमिस करते हैं, एक तरह का एफिडेविट बना करके हम किसी को देते हैं कि मैं इनको इतना पैसा देता रहूँगा। उस तरह का जब कोई एग्रीमेंट होता है या सेटलमेंट होता है तो उसको कहा जाता है कोवेनेंट। अब बाकी जो वर्ड्स अवेलेबल है इनको देखो। केस का मतलब हो गया कोई केस, ये तो होगा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब लीगली एक करार किया गया है कि इतना पैसा देते रहेंगे। कूपन ये है नहीं और सेटलमेंट ये है नहीं। ठीक है, तो सेटलमेंट बिना लीगल के भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट लीगल होता है। तो ऑप्शन जो आएगा वो कौन सा होगा? 8 का सी होगा। समझ में आ गई बात ना? तो ये कोवेनेंट का क्या होगा? सही, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपको मोस्ट अपोजिट बताना है। तो मोस्ट अपोजिट ऑस्ट्रेसाइज का क्या मतलब होता है? ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति को अपने समाज और बिरादरी के बाहर निकाल देते हैं, जिसको पहले गांव में कहा जाता था ना कि इनका हुक्का पानी बंद। हुक्का पानी समझ रहे हैं ना? जिसके दरवाजे पे बैठ लोग के पानी पीते हैं, बैठ के हुक्का वगैरह पीते हैं, इसका मतलब वो बिरादरी में है। और जो कोई गलत काम करता है, असामाजिक काम करता है, लोग उसके यहाँ पानी पीना, हुक्का पीना बंद कर देते हैं, इसका मतलब वो बिरादरी के बाहर हो गया।
तो वही है ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है किसी को निकाल देना। अब यहाँ कौन सा निकाल देना है भैया, खून निकाल देना तो है नहीं, ठीक है, फिर क्या है, क्या निकाल देना है, तो ये निकाल देना है बिरादरी के बाहर किसी को, समाज के बाहर निकाल देना किसी को है। तो समाज के बाहर निकाल देना हो गया ऑस्ट्रेसाइज। तो फिर अंदर ले लेना होगा। तो अब देखो यहाँ और कौन सा वर्ड है, अम्यूज़ का मतलब होता है मनोरंजन करना, एंटरटेन का मतलब होता है किसी का मनोरंजन करना। तो अम्यूज और एंटरटेन तो होंगे नहीं, क्योंकि अगर अम्यूज होगा तो एंटरटेन फंस जाएगा, एंटरटेन होगा तो अम्यूज फंस जाएगा, दोनों चीज़ें सेम हैं। इसलिए जब दोनों चीज़ें सेम होंगी तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना और होस्ट का मतलब मेज़बानी करना। तो मेहमान की देखभाल करना, मेज़बानी करना होस्ट होता है, लेकिन वेलकम मतलब किसी का स्वागत करना, अंदर आने वाले को। तो निकाल देने का अपोजिट क्या लग रहा है आपको, यहाँ सबसे सुटेबल क्या होगा, ये हो गया निकाल देना और ये होता है किसी का स्वागत करना। तो यही इसका जो ऑस्ट्रेसाइज का अपोजिट है, बेस्ट अपोजिट कौन होगा इसका, वेलकम होगा, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है जी, 10 में है डेंस, और डेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ही सघन, यानी कि जहाँ घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है उसको हम कहते हैं डेंस। ठीक है, डार्क होगा, डेंस होगा। तो अब इसमें और जो वर्ड दिए हैं उनकी मीनिंग देख लो। स्कार्स का मतलब होता है ना अभाव, कमी होती है, लैक होती है, डेफिशिएंसी होती है, डर्थ होता है, वांट होता है। तो स्कार्स का मतलब हो गया अभाव। स्पार्स का मतलब होता है छितराया हुआ, मतलब क्या हुआ, बहुत ही विरल, मतलब कोई चीज़ जब बहुत दूर दूर होती है तो उसको कहते हैं विरल, स्पार्स होता है। स्लिम का मतलब हो गया बहुत ही एकदम छरहरा दुबला पतला, और लीन का मतलब क्या हो गया, बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही पतला हो गया। ठीक है, तो ये हेल्थ से रिलेटेड हो गए। स्लिम और लीन क्या है, हेल्थ से रिलेटेड हो गए। और स्कार्स का मतलब होता है कमी, तो यहाँ कमी का मतलब ही नहीं है ना, सघन का अपोजिट क्या होगा, डेंस का अपोजिट कमी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, स्पार्स होगा, क्योंकि यहाँ मीनिंग है विरल मतलब दूर दूर। डेंस का मतलब बहुत घना घना, और देखो जैसे डेंस हो गया तो ऐसे हो जाएगा, एकदम ऐसे घना 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 घना। और स्पार्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे ऐसे। ठीक, समझ में आ गया, ये स्पार्स है और ये क्या है, ये डेंस हो गया। ठीक, समझ में आ गया। तो अपोजिट कौन सा होगा आपका, सी होगा। ठीक है ना। तो वी हैव डन 10 क्वेश्चंस। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहे हैं 11 में, देखो 11 में जो कह रहे हैं वो क्वेश्चन है कि कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, मतलब क्या हुआ कि एक वर्ड में बताना है आपको। इन्होंने जो एक सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस के बदले में आपको एक वर्ड लगा दीजिए, मतलब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, एक पर्सन है जिसको अपने काम का बहुत लंबा अनुभव है। ठीक है, उस आदमी को क्या कहोगे आप। देखो एक वर्ड है वेटेरन, तो वेटेरन का मतलब होता है ना पक्का, बहुत अनुभवी। पक्का किसी को कब कहते हो बताओ जरा, ये पक्का आम की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, पक्का आम का मतलब तो वो हो जाता है राइप मैंगो हो गया। अच्छा, अगर पक्का दोस्त कहोगे तो वो फास्ट फ्रेंड हो गया, क्लोज फ्रेंड हो गया। पक्की सड़क हो गई तो क्या होता है, वो डामर रोड हो जाती है। ठीक है, पक्का मकान कहोगे तो कंक्रीट का मकान। तो पक्का अलग अलग टाइप का होता है। एक सुना होगा ना पक्का मिस्त्री, पक्का मिस्त्री का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा मिस्त्री जो बहुत दिन से मिस्त्री का काम कर रहा है, उसको बहुत अनुभव हो गया है। एक होता है पक्का चोर, पक्का चोर का मतलब क्या हुआ, इतना पक्का है कि उसको कोई पकड़ नहीं पाता। तो पक्का का मतलब क्या होता है, जब किसी को अपने क्षेत्र का, अपने काम का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसको कहते हैं वेटेरन। और यही क्वेश्चन में कहा भी जा रहा है, लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ हिज प्रोफेशन। अच्छा, ये जो सीजन्ड होता है ना, सीजन्ड कहते हैं मेच्योर आदमी को। ठीक, क्या होता है ये, कुछ कुछ इसका भी मतलब होता है अनुभव हो जाएगा, लेकिन यहाँ सेंस होता है ना मेच्योर का, मेच्योरिटी का, ये थोड़ा एज से रिलेटेड है। और वेटेरन जो है वो एज से रिलेटेड नहीं है। क्लियर, जो वेटेरन है दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू एज। ठीक है, तो कम उम्र के आदमी को भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, और सीजन जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा उम्र का आदमी होगा जो मेच्योर हो जाएगा। जीनियस बहुत बुद्धिमान होगा। एम्बीडेक्स्ट्रस होता है जो दोनों हाथों से उतनी ही एक्सपर्टाइज के साथ काम कर सकता है।
मतलब एम्बीडेक्स्ट्रस से मतलब अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन डूइंग वर्क विद सेम इजली फ्रॉम बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से उतनी ही आसानी से काम कर लेगा। 3 इडियट की मूवी आपको याद होगी, जिसमें वायरस को देखो दोनों हाथ में चाक पकड़ के दोनों हाथ से लिखा करता था इक्वली, मतलब इक्वली कंफर्ट के साथ। ठीक है, तो ये बाकी चारों वर्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया, और जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे वो क्या होगा, वेटेरन, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के लिए यही वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, आ जाओ अब हमारा अगला वर्ड है क्वेश्चन नंबर 11 में। ये क्या है कि वर्ड्स रिटेन ऑन टम्ब, मतलब कब्र के ऊपर, मकबरे के ऊपर जो कोई वर्ड लिखा होता है तो उसको क्या कहते हैं। एक वर्ड नहीं है, वर्ड्स है, कुछ लाइनें लिखी जाती हैं। तो एक होता है ना एपिथेट, तो एपिथेट का मतलब क्या होता है, एपिथेट एक फ्रेज को कहते हैं। जैसे किसी को कहोगे मैन ऑफ लेटर्स, तो ये क्या होगा, ये एक एपिथेट हो गया। ठीक है, अ काइंड हार्टेड मैन, ये क्या हो गया, ये एक एपिथेट हो जाता है, इसको एपिथेट कहते हैं। एपीग्राफ का मतलब क्या होता है, एपी मैंने लास्ट में और ग्राफ मैंने जब कुछ लिखा जाता है, जैसे नाटक वगैरह है, कोई कहानी है, कोई नाटक है, तो कहानी या नाटक के लास्ट में एक पैराग्राफ राइटर अपनी ओर से लिख जाता है, लिखता है, उसी को क्या कहते हैं, एपीग्राफ, जिसको हम परिशिष्ट वगैरह कहते हैं बाद में। और एपिटफ का मतलब क्या हुआ, समाधि लेख, मतलब क्या हुआ, वर्ड्स रिटेन ऑन अ ग्रेव, किसी की कब्र पर, किसी की टम पर जो समाधि लिखी, जो समाधि पर लेख लिखा होता है डेड बॉडी के बारे में, डिपार्टेड सोल के बारे में, उसे ही कहा जाता है एपिटफ। ठीक है, अब सॉलिलॉग क्या होता है, सॉलिलॉग होता है नाटक में जब कोई कैरेक्टर अकेले डायलॉग बोलता है, डायलॉग नहीं बोलता, डायलॉग उसको कहेंगे नहीं, अकेले अपने आप से बोलता है, मतलब कैरेक्टर उस बात को स्टेज पर बोलता है जो वो अपने मन में सोच रहा होता है। तो सॉलिलॉग का मतलब ये होता है ना कि नाटक में अपने आप से मन के राइटर नहीं, एक्टर के मन में जो बातें चल रही हैं वो जो स्टेज पर बोलता है उसी को सॉलिलॉग कहा जाता है। और जब दो लोग बोलते हैं तो उसको मोनोलॉग कहा, उसको डायलॉग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड कौन सा, यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा, वर्ड्स रिटेन ऑन अ टर्म दैट मीन्स एपिटफ। ठीक, मैंने इन चारों का मतलब फिलहाल आप लोगों को बता दिया है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखो यहाँ लिखा है इडियम एंड फ्रेजेज। इसका मतलब जो एक सेंटेंस में एक इडियम दिया हुआ है उस इडियम की आपको मीनिंग बतानी है यहाँ पर। और इडियम ये देखो अंडरलाइन किया हुआ है, ये अंडरलाइन किया हुआ है। अब सेंटेंस पढ़ो, लिखा है फॉर द एलिग्ड इन्वॉल्वमेंट, ठीक, फॉर द एलिग्ड इन्वॉल्वमेंट इन एस्पियोनेज ही इज अंडर द क्लाउड दीज डेज। अब लिखा हो यहाँ एलिग्ड इन्वॉल्वमेंट, एलिग्ड का मतलब उसके ऊपर आरोप लगा है, इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो शामिल रहा है एस्पियोनेज में। तो ये उसके ऊपर एक आरोप लगा है कि वो इस एस्पियोनेज में इस जासूसी में शामिल रहा है, इसकी वजह से वह व्यक्ति आजकल अंडर द क्लाउड है। तो अगर उसके ऊपर ये आरोप लग रहा है तो वो आदमी अंडर द क्लाउड है। अंडर द क्लाउड होने का क्या मतलब होगा यहाँ पर, एक्सपीरियंसिंग क्लाउडी वेदर। एक बात जान लो, अगर इडियम में क्लाउड आया है तो क्लाउडी इसमें कहीं आंसर में होगा नहीं। पहली बात, जो भी इडियम में लिखा होता है उसकी डायरेक्ट मीनिंग कोई होती ही नहीं है, तो क्लाउड का क्लाउडी यहाँ लगेगा ही नहीं, इनको तो हटा ही दो। अगला है एंजॉइंग फेवरेबल लक, उनका सौभाग्य अच्छा है, बिल्कुल यहाँ सौभाग्य अच्छे होने की बात नहीं। अंडर सस्पिशन, यही वाला आपका आंसर होगा, अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। तो क्या होगा, अंडर क्लाउड। तो अंडर द क्लाउड का मतलब क्या हुआ, वो है अंडर सस्पिशन, मतलब अगर आपके ऊपर कोई शक किया जा रहा है कि आप ये काम किए हो सकते हैं तो कहा जाएगा यू आर अंडर क्लाउड। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो अंडर क्लाउड का मतलब अंडर सस्पिशन, आप संदेह के घेरे में हैं। ठीक है, आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक, चलो क्या कह रहे हैं, इडियम है फेस द म्यूजिक बिकॉज ऑफ दिस मिसबिहेवियर, दिस नहीं हिज है, बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक। अब पहला वाला सेंटेंस जरा ध्यान देना, कारण क्या है, कारण है किसी का मिसबिहेवियर, तो बाउंड टू फेस मतलब अब यहाँ देखो, यहाँ वाला जो रिजल्ट होगा उनके साथ वो पॉजिटिव तो होगा नहीं, निगेटिव ही होगा। अगर आपने किसी के साथ मिसबिहेवियर किया है तो उसका बाउंड रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट होगा। बस इतने से अंदाजा लगाओ। गेट फिनिश्ड होगा नहीं, गेट रिप्रीमेंडेड डांट खाएंगे ये हो जाएगा, फील सॉरी और लिसन टू द म्यूजिक। अब म्यूजिक यहाँ पर भी लिखा है, म्यूजिक यहाँ पर भी लिखा है, ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल किसी कीमत पर हो ही नहीं सकता वो। तो ही इज बाउंड टू फील सॉरी होगा या ही इज बाउंड टू गेट रिप्रीमेंडेड होगा। एक्चुअली फेस द म्यूजिक का मतलब होता है ना डांट खाना, तो यहाँ पर जो मीनिंग आएगी वो होगा गेट रिप्रीमेंडेड की। ठीक है ना, डांट खाने के सेंस में ही गेट फेस द म्यूजिक आता ही है।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 और उसके आगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है एक्टिव या पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अगर एक्टिव में हो तो पैसिव में बदलना और पैसिव में हो तो एक्टिव में बदलना। और ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। थोड़ा लंबा चौड़ा है, हेल्दी सा पैसिव वॉइस है, जल्दबाजी मत करिएगा, ज़रा ध्यान से काम करिएगा। क्वेश्चन पढ़िए, दे फर्स्ट सन ड्राइड द गार्बेज फॉर 1 to 3 days। वो पहले गार्बेज को 2-3 दिन तक सुखाते हैं टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल, जो कूड़े में मॉइस्चर लेवल होता है ताकि वो कम हो जाए। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट वर्ब है वो कौन है? दे हो गया सब्जेक्ट, सन ड्राइड क्या हो गया वर्ब, और गार्बेज क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इतने से हमें पैसिव बनाना है, इन सब चीज़ों को छोड़ना है, वो वैसे ही लिख दिए जाएंगे। तो पहले हमें क्या करना होगा, सन ड्राइड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, गार्बेज के लिए वाज लगाएंगे और वाज के बाद फिर ये सन ड्राइड लगा देंगे थर्ड फॉर्म में। क्लियर? तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, द गार्बेज चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मॉइस्चर लेवल और ब्रेक डाउन ये नहीं होगा। 1 or 3 days सन ड्राइड, अब दिनों को थोड़े ना हम सन ड्राई करेंगे। मॉइस्चर लेवल ऑफ द ये भी नहीं होगा। क्या लिखा है, द गार्बेज, ये मिला हमारा ऑब्जेक्ट, वाज हो गया, फर्स्ट सन ड्राइड हो गया, ये हो गया ना बात। तो मॉइस्चर गार्बेज को धूप में सुखाया गया, मेन चीज़ ये हो गई सबसे पहले। बाय देम लगाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ टाइमिंग दे दिया और ये पर्पज़ दे दिया क्यों उसको सन ड्राई किया जाता है, मॉइस्चर को कम करने के लिए। तो आपका जो आंसर होगा ना पैसिव बनने का, तो वो सबसे सटीक ऑप्शन जो है वो डी है। बाकी सब तो गलत ही हैं जी, ऑब्जेक्ट ही नहीं ले आए हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है गार्बेज, और उसी में ये ऑब्जेक्ट ही नहीं था, ये ऑब्जेक्ट ही नहीं था, ये ऑब्जेक्ट ही नहीं था, ऑब्जेक्ट तो ये था, इसी से पैसिव बननी चाहिए थी। ठीक है, चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। वो जितना बड़ा था ये उतना ही छोटा सा है, लेकिन है बहुत खोटा, समझ लेना। तो छोटा देख के मत जाना, राजपाल यादव समझो इनको। ठीक है, एक्टिंग में कमी नहीं है। लुक एट द पोल रिजल्ट्स। ठीक, लुक एट द पोल रिजल्ट्स, लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में स्टार्ट कर दिया, और ये क्या हुआ, लुक एट वर्ब हो गई और पोल रिजल्ट्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो केवल वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एक पार्ट यहाँ हो गया, इतना हो गया। डू ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, दे सब्जेक्ट हो गया, इंस्पायर वर्ब हो गई, होप ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। तो आपको दो पैसिव बनानी है, एक पैसिव यहाँ बनानी है और एक पैसिव यहाँ बनानी है। दोनों पार्ट में पैसिव बनी होगी तभी आपका आंसर होगा। तो पहले इसकी बना लो, लुक एट द पोल रिजल्ट्स। लुक एट द पोल रिजल्ट्स में सबसे, चूंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट से शुरू होगा, चारों में लेट लगा हुआ है, क्योंकि इसमें लेट द पोल, यहाँ भी लेट द पोल, यहाँ भी लेट द पोल, यहाँ भी लेट द पोल रिजल्ट सब है। बी लुक्ड यहाँ पर है। अच्छा, लुक के बाद एट लगा हुआ है, ठीक है, देखना जरा ध्यान से। क्वेश्चन में लुक के बाद एट लगा है तो आंसर में भी लुक के बाद एट लगेगा, तो ये वाला गलत हो गया। बाकी ये और ये तीनों यहाँ तक करेक्ट हैं। इसके बाद आ जाओ, आगे लिखा है कि डू दे इंस्पायर होप। तो डू और डज अगर लगा होता है तो हम पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, डू डैश के बदले में हम लोग एज या एम या आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर डू लगा है तो यहाँ इज मिला, लेकिन ये वाला पार्ट गलत है, तो ये तो हमारे ऑप्शन के बाहर हो गया। यहाँ हैज़ लगा है तो ये भी हमारे ऑप्शन के बाहर हो गया। अब हमारे पास दो है, इज के साथ होप यहाँ, इज के साथ होप यहाँ। अब यहाँ बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, तो बीइंग तो तब लगता है जब कंटिन्यूअस टेंस होती है, तो ये आपका ये दोनों भी कट गया। अब क्या बचा, इज होप इंस्पायर्ड बाय देम। तो ये इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में लगती है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आपके पास एक ही मात्र ऑप्शन बचा है, अब कौन सा, डी। ठीक है ना, मैंने समझा दिया कि डी ही क्यों होगा और एबीसी में क्या गलती है, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, ये जो क्वेश्चन है हमारा अगला 17 और 18, ये क्वेश्चन नंबर कौन से होंगे, 17 से लेकर के 18। ये किस पर है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि द प्रिंसिपल सेड टू अस, ठीक, वेट हियर टिल आई रिटर्न। कितनी चीज़ें बदलनी हैं, एक तो सेड टू बदलना है, एक यहाँ बदलना है, वेट लगा, उसके बाद लगा है कि अब देखना हेयर बदलेगा और आई बदलेगा और रिटर्न बदलेगा। क्लियर हो गई बात। चलो, तो सब में प्रिंसिपल टोल्ड अस लगा है,
सब में टू वेट लगा है, सब में टू वेट लगा है, यहाँ तक कोई गड़बड़ी नहीं है। हमें देखना है इसके बाद, यहाँ तक सब एक जैसे हैं। इसके बाद देखना है हेयर का देयर होना चाहिए था, तो एक में हेयर लगा रह गया, ये गलत हो गया। ठीक है, बाकी 3 बचे हैं। टिल आई रिटर्न, ये आई बदलना चाहिए। आई कौन है? प्रिंसिपल है, ही या सी कुछ भी हो सकता है। तो एक ये गलत हुआ, आई रह गया। अब बचे हमारे पास 2, एक इसमें सी लगा हुआ है और एक इसमें ही लगा हुआ है। अच्छा, रिटर्न क्या है? रिटर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? जब इनडायरेक्ट बनेगा तो रिटर्न हो जाएगा। अब इसमें केवल रिटर्न रहने दिया, अब ये भी गलत हो गया, ये बचा हमारा रिटर्न। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? डी हो गया। ठीक है ना। तो इसको ऐसे किया करिए आप लोग, उसमें पैसिव इनडायरेक्ट बना के और उसके बाद ढूंढेंगे नहीं, गलतियां ढूंढिए और हटाइए ऑप्शन को। अब यहाँ देखो, माई मदर सेड टू मी, ये हो गया। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, अब देखो हमें यहाँ करना क्या होगा? करना ये होगा, एक तो सेड टू को निपटा दो, दूसरा यहाँ पर कुछ लगेगा नहीं क्योंकि हु लगा हुआ है, हु लगा है, कुछ नहीं लगेगा। दूसरी बात, योर बेस्ट फ्रेंड में योर बदलेगा, ठीक है ना, मी है तो माई हो जाएगा बेस्ट फ्रेंड, और जो इज है वो कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा, और इज का क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। अब इतने लिहाज से देखो, ये वाज होना चाहिए था तो यहाँ इज लगा है, ये कट गया, एक बात हो गई। ठीक है, बाद में जाना चाहिए था वाज, तो जिसमें पहले लगा हुआ है वाज यहाँ पे, ये भी कट गया, 2 हो गए। और एक यहाँ देखो, हु के साथ दैट नहीं लगाना चाहिए, दैट लगा हुआ है। अब आपके पास एक ऑप्शन यही बचा हुआ है जो सही है, बाकी सब में कोई ना कोई गलती निकल ही गई। एक बार फिर देख लेते हैं क्या गलती है। दैट और हु, जब हु लगा होता है, रिलेटिव प्रोनाउन लगा होता है, तो कोई दैट वैट नहीं लगता। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, हु वाज माई बेस्ट फ्रेंड, भैया हु वाज माई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वाज को कहाँ ले जाते हैं? पीछे ले जाते हैं, तो ये वाला गलत हो गया, 2 गलत हो गया। तीसरा मैंने कहा ही था सही है। चौथे में देखो इज लगा हुआ है और यहाँ भी इज लगा हुआ है, जबकि ये पास्ट में है तो ये इज गलत हुआ। आपके पास एक ही तो ऑप्शन बचा सही सही। ठीक, चलो आगे बढ़ें। 18 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। दिखने में लग रहा है PQRS का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ें। ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक, थोड़ा छोटा कर दिया हूँ क्योंकि कंटेंट बड़ा था। आ जाओ, देखो शुरुआत क्या है, पहला सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस फिक्स है, ये और ये फिक्स है। ये क्या हो गया? लास्ट हो गया, और ये क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल एविल्स, पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ नहीं है। एक बात यहाँ हो गई। ठीक, आखिरी सेंटेंस कह रहे हैं कि नो वी कैन से ओनली, ठीक है, वी कैन ओनली से दैट मनी इज द रूट ऑफ सम एविल्स। ठीक, शुरू क्या किया था? शुरू इन्होंने किया था कि मनी सारी बुराइयों की जड़ नहीं है। अंत में इन्होंने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि मनी, पैसा कुछ बुराइयों की जड़ है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों एक जैसी है। हमें एंडिंग के पहले का कुछ क्लू चाहिए। एंडिंग में क्या लगा है? मनी, तो हमें एंड के पहले मनी चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करो इसको करना। तो पी में लिखा हुआ है और से स्टार्ट किया, इसका मतलब ये अभी शुरुआत नहीं देगा। ठीक है ना, और से स्टार्ट किया है और इसमें हमें कोई विकल्प नहीं मिल रहा है कि हम आर से स्टार्ट करें। देखिए आर किसका विकल्प है। और व्हाट अबाउट द डिजायर फॉर पावर ड्राइविंग पीपल टू हॉरिबल क्राइम्स, मतलब उनके बारे में। अच्छा, उनका क्या? जो लोग पावर चाहते हैं और उसके लिए हॉरिबल क्राइम करते हैं, सत्ता के लिए, पावर के लिए बहुत भयानक कार्य करते हैं। तो ये तो एक उन्होंने उदाहरण दिया होगा उन लोगों के बारे में। ठीक है ना, वो पीपल, वो लोग जो पावर पाना चाहते हैं उसके लिए हॉरिबल क्राइम करते हैं। अच्छा, इवन मतलब क्या हुआ? यहाँ तक कि इवन पर्पजलेस क्रुएल्टी कैन बी सीन, पर्पजलेस क्रुएल्टी भी देखी जा सकती है। निरुद्देश्य मतलब केवल पैसा ही नहीं, पैसे के उद्देश्य के बिना भी क्रुएल्टी देखने को मिलती है समाज में। इंस्टेंसेस ऑफ एविल बिहेवियर, इंस्टेंसेस का मतलब क्या हुआ कि पर्पजलेस क्रुएल्टी के इंस्टेंसेस, उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद आपको उदाहरण दिखेंगे। ये इंस्टेंसेस कहाँ? तो जब ये कहें कि इस तरह के भी हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो अब उदाहरण देंगे, गिनाएंगे। और ये लिखा है आपका फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब हुआ क्यू में एग्जाम्पल की बात की और आर में एग्जाम्पल इन्होंने दिया।
तो क्यू आर साथ में लगेगा, ठीक है ना, एक साथ लगेगा, एक पेयर हमको मिल चुका है। अगला देखो कह क्या रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइदर टीचर्स नॉर पेरेंट्स प्रॉफिट इन एनी वे बाई टार्चरिंग चिल्ड्रेन। ना तो टीचर और ना ही पेरेंट्स एक पैसा नहीं पाते हैं बच्चों को सताने में, बच्चों को सजा देने में। ये क्या हो गई, ये भी हो गई पर्पजलेस क्रुएल्टी का एक उदाहरण, ठीक है ना। यहाँ पे पर्पजलेस क्रुएल्टी की बात की गई थी और ये टीचर का और पेरेंट्स का की जो बच्चों के प्रति क्रुएल्टी होती है वो पर्पजलेस क्रुएल्टी का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि क्यू के साथ आर हमें लगाना है, ठीक है। अगला देखो, द एविल्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन। जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स होते हैं, जैसे जो लोग रेप वगैरह करते हैं, उनको कौन सा पैसा मिलता है इसके बदले में, कोई फाइनेंशियल गेन मिलती है क्या? तो मतलब इस बुराई के पीछे भी पैसा कारण नहीं है। और यहाँ कहा इन्होंने कि मनी इज नॉट रूट कॉज ऑफ ऑल एविल्स। इसका मतलब एस कहाँ लगना चाहिए, 6 के पहले, तो एस लास्ट में आना चाहिए। अब हमें क्या करना है कि ये देखना है कि हम P कहाँ लगाएं, ठीक है। तो क्यू आर, अब ये देखो यहाँ भी लिखा है ना अबाउट द डिजायर फॉर पावर, और लगाया तो और का मतलब क्या हुआ कि एक ये भी एक बुराई की इच्छा हो गई ना। तो इसको हम कहाँ लगाएंगे, P को कहाँ लगाएंगे, इस S के पहले लगा लेते हैं या क्यू आर के बाद में लगा लेते हैं, ठीक है। वहीं एक सुटेबल भी है पा रहे हैं, तो क्यू आर पहले कर दो, पहले क्या कर दो, क्यू कर दो, क्यू के बाद आर कर दो, क्योंकि इन दोनों में तो कोई गैप पे बीच में है नहीं। उसके बाद क्या करो कि आपने आर में जिस तरह की बात कही है कि पेरेंट्स और टीचर्स की बच्चों के प्रति जो क्रुएल्टी है, एक उदाहरण ये दिया और उदाहरण को कंटिन्यू करते हुए इन्होंने कहा आर। अच्छा, एक उदाहरण दिया उन लोगों के क्राइम के बारे में जो पावर पाना चाहते हैं, तो उसी क्रुएल्टी का ही एक एग्जाम्पल P जो था आर के साथ कंटिन्यू कर रहा है। तो ये 3 के तीनों तो कंटिन्यू कर दिए। और जो S वाला है, S वाला 6 के साथ कम्बिनेशन बना रहा है, तो लास्ट में S के साथ 6 का कम्बिनेशन बन रहा, ये इनका हो गया। तो QRPS उसके बाद लास्ट में 6 हो गया, तो QRPS आपका ऑप्शन रहा ये, ठीक है। समझ में आ गया ना कि कैसे इसको अरेंज किया गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर, देखो ये कैसे अरेंज किया जाएगा, ठीक है। आ जाए, अब हमारा क्वेश्चन देखो, इसको पढ़ते हैं कैसे है कि इवन द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड, हमारी जो सजीवों की दुनिया है इसमें छोटे से छोटा जो इंसेक्ट है, इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। मतलब इस दुनिया में कोई भी ये छोटे से छोटा इंसेक्ट है वो भी कोशिकाओं से बना हुआ है। क्लियर, एक बात ये हो गई। P में कह रहे हैं कि फर्दर मोर, मतलब इसके अलावा, फर्दर मोर किसी को कंटिन्यू करने के लिए प्लस की तरह काम करता है। मतलब फर्दर मोर के साथ आप जो भी बातें कर रहे हैं इसी तरह की सेम इसी तरह की बातें इसके पहले भी हुई रहेंगी, दोनों इक्वल चलता है, बराबर बराबर। फर्दर मोर का मतलब क्या हुआ, A और B बराबर बराबर इक्वल रैंक पे रहेंगे, ठीक है। तो फर्दर मोर के साथ देखिए जो बात है इसी के जैसी बात इसके पहले आनी चाहिए। फर्दर मोर द सेल्स इन दीज स्मॉल क्रिएचर्स, ये जो स्मॉल क्रिएचर्स हैं इनकी जो सेल्स हैं वाइडली डिफर इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये अपने स्ट्रक्चर अपने फंक्शन में अलग अलग होती हैं, इनका काम अलग अलग होता है, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद इन्होंने कहा क्यू वाले में कि एन आंट, एक चींटी ले लो और अ नेट, या एक नेट ले लो। नेट भी चींटी की तरह का ही होता है, चींटी से भी छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखो पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह, पिछले वाले जो सेट नंबर 19 में था उसी की तरह इसमें भी एग्जाम्पल से ही स्टार्ट किया जा रहा है। तो किसी बात का एग्जाम्पल उठा रहे हैं, देखें किस बात का है कि एक चींटी हो गई, एक नेट हो गया। एग्जाम्पल के लिए इज कम्पोज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स। हाँ, तो स्टार्टिंग कहाँ मिली, यहाँ मिला था हमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेल्स से बनी होती है। उदाहरण के लिए ये इन्होंने दे दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ रखा और सबसे छोटा जीव ले लिया, यहाँ भी स्मॉलेस्ट इंसेक्ट की बात की थी और उसकी बॉडी लार्ज नंबर ऑफ सेल से बनी है। यहाँ एग्जांपल के लिए आपने आंट और नेट का क्या लिया, एग्जांपल ले लिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये भी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स सेल्स से बनी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 वाला है, 1 के साथ हमारा कंटिन्यू कौन कर रहा है, 1 के साथ कंटिन्यू कर रहा है Q, क्योंकि P तो कंटिन्यू किया नहीं। अब आगे देखो, इवन अ माइट, माइट भी एक तरह का जीव होता है। तो इसका मतलब Q के बाद हम अगला एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, माइट का ले लेते हैं, QR हो गया। इवन अ माइट हैज सेल्स
मेकिंग अप इट्स स्केलेटन स्ट्रक्चर। तो कह रहे हैं माइट जो होता है वो आंट से भी छोटा होता है। तो इन्होंने कहा था कि यहाँ तक कि जो माइट है उसको भी स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है। तो क्यू और आर एक ही बात बता रहे हैं। क्यू में जिस एग्जाम्पल को शुरू किया गया है, माइट में, आर में वही एग्जाम्पल कंटिन्यू रखा गया है। तो मतलब फर्स्ट के बाद क्यू आर हम लगा दें, ठीक है ना, ये चीज़ इतनी हो गई। अब आगे देखो एस में कह रहे हैं इट आल्सो हैज सेल्स डेडिकेटेड टू डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब देखो यहाँ डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसके पास सेल होती है डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव फंक्शन की। तो और किस चीज़ के लिए उसके अंदर सेल्स थी? तो ये वही वाला है, डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव फंक्शन को अगर उठवाओगे तो स्केलेटन स्ट्रक्चर से मिलेगा। इसकी जो सेल्स होती हैं वो उसका स्केलेटन बनाती हैं, एक ठीक स्केलेटन बनाती हैं, और इसकी जो कुछ सेल्स हैं वो डेडिकेटेड होती हैं डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए। तो स्केलेटन, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव तो एक साथ ही कनेक्ट होगा। तो इसका मतलब अब हमको मिल गया Q होगा, फिर R होगा, फिर S होगा, ये तो लगातार पक्का हो गया, ठीक। तो QRS हुआ। अब रही बात P की। P में क्या कह रहा है कि द सेल्स इन दीज स्मॉल इंसेक्ट्स। अब ये जो इन दीज स्मॉल इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं वो कौन होंगे? ये दोनों हो गए, आंट, gnat, माइट, तीनों को मिला के कहा जा रहा है। तो इसका मतलब ये इन तीनों के बाद आना चाहिए, इसके पहले तो आ नहीं सकते। तो इन तीनों के बाद आना चाहिए, इसका मतलब हम S के बाद क्या ले आए? P ले आए। तो अब जाके QRSP हमारा अरेंज हुआ। आंसर ढूंढते हैं, QRSP कहाँ है? यहाँ है। मिल गया? चलो ठीक है, मिल गया, बड़ी अच्छी बात है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक। अब ये क्लोज टेस्ट है, दिखाई ही दे रहा है, तो इसको छोड़ो, ये चलो यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको भरेंगे। पढ़ के देखते हैं कि ये क्या है। इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या होता है जी? इन लाइब्रेरी इफ़ यूज्ड प्रॉपरली, कह रहे हैं कि अगर प्रॉपरली लाइब्रेरी को यूज किया जाए तो। ये एक फ्रेज हो गया, इसको निकाल के बाहर पकड़ो, कान करें। लिखा है कि द लाइब्रेरी इज इनवैल्यूएबल इन हेल्पिंग यू डेवलप डिस्क्रिटमेंट। अच्छा, डिसर्नमेंट क्या होता है? ये होती है निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता। तो इन्होंने कहा कि आप अगर अपने अंदर डिसर्नमेंट डेवलप करना चाहते हैं, निर्णय लेने की, गुड जजमेंट की क्षमता डेवलप करना चाहते हैं, तो लाइब्रेरी आपको इनवैल्यूएबल हेल्प करती है। आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते हैं कितनी हेल्प करती है। इट किसके लिए आया है? लाइब्रेरी के लिए आया है। इट इज़ रिच डैश इंफॉर्मेशन दैट गोज फॉर बियॉन्ड द डैश ऑफ एनी टेक्स्ट बुक और कोर्स। अब यहाँ फुल स्टॉप लग गया है। आगे लिखा है डैश योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक अ पार्टिकुलर पॉइंट क्लियर एंड यू फील द नीड ऑफ अनदर डिस्क्रिप्शन इन ग्रेटर डिटेल, इन अदर वर्ड्स गो टू लाइब्रेरी। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपके कोर्स की बुक आपको किसी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देती है, तो आपको ज़रूरत होगी कि आप पार्टिकुलर पॉइंट पर और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन या और ज़्यादा डिटेल लें, और इसके बदले आप कहाँ जाते हैं? गो टू लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जाते हैं एंड डैश अदर बुक्स, और वहाँ पे जाकर के दूसरी बुक्स ढूंढते हैं, छांटते हैं, चेक करते हैं ऑन द सब्जेक्ट, उसी टॉपिक पर। बाय रिमेंबरिंग, आप याद करते हैं 2 या 3 राइटर डीलिंग विद द सेम टॉपिक। उसके बाद यू विल फाइंड सम डैश ऑफ कंसर्न सर्टेन फैक्ट्स। तो आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, सम डैश ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, ठीक है। तो उसी फैक्ट का आपको कोई चीज़ मिलेगी, कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलो इतना है हमारा, अब भरते हैं। तो पहले वाले में क्या लगाओगे? रिच डैश इन्फॉर्मेशन। तो रिच डैश इन्फॉर्मेशन में क्या लगेगा? रिच इन इन्फॉर्मेशन। कोई चीज़ जिस चीज़ में समृद्ध होती है, किसी चीज़ में, जैसे बुक में बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो रिच इन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं 22। और देखो यहाँ पे 22 में क्या भरना है। इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होती है बुक में, लाइब्रेरी में जो बुक्स होती हैं, दैट गोज फॉर बियॉन्ड द डैश ऑफ एनी टेक्स्ट बुक या कोर्स। जो यहाँ पर बुक्स होती हैं, इनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो टेक्स्ट बुक या कोर्स की बुक की डैश चीज़ से बहुत आगे होती है। तो टेक्स्ट या कोर्स की जो बुक होती है उसकी पेजेस से बहुत ज़्यादा होते हैं कि उसके कन्फाइंस से, उसके लिमिट से या उसके लिमिटेड से, तो उसकी लिमिट्स से बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो टेक्स्ट बुक की एक लिमिट होती है, कोर्स के बुक की एक लिमिट होती है, लेकिन लाइब्रेरी में जो उस टॉपिक पर बुक्स होंगी उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा होती है। तो दूसरे 22 में क्या लगेगा? आपका लिमिट्स लगेगा। अब नेक्स्ट आ जाओ 23 पर। देखो 23 में क्या भरना है हमको।
यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है, हम पढ़ तो एक बार चुके ही हैं। अब आगे लिखा है कि यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, आगे लिखा है डैश योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक अ पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर एंड यू फील द नीड ऑफ अनदर डिस्क्रिप्शन इन ग्रेटर डिटेल, इन अदर वर्ड्स गो टू द लाइब्रेरी। मतलब हुआ कि अगर आपकी टेक्स्ट बुक में आपके ऑथर ने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी है तो इफ़ तो ठीक है, व्हाइल यहाँ लगेगा नहीं, सपोज लगेगा नहीं, व्हेन भी नहीं लगा है, तो आपको क्या लगेगा इफ़। अगर आपके राइटर ने, टेक्स्ट बुक के राइटर ने किसी पॉइंट में ज़्यादा डिटेल नहीं दी है तो आपको लाइब्रेरी में जाके बुक से कंसल्ट करना पड़ता है। ठीक है, आ जाओ अब 24 पे। देखो 24 में क्या कह रहे हैं, ये रहा आपका 24 लाइब्रेरी। एंड के बाद आपको कुछ लगाना है, तो एंड के बाद देखें क्या लगाना है हमें। तो इन्होंने कहा कि तब आप ग्रेटर डिटेल के लिए क्या होगा, तो ग्रेटर डिटेल के यहाँ देखो एक चीज़ ध्यान देना, अनदर डिस्क्रिप्शन, आप ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के लिए कहाँ जाते हैं, इन ग्रेटर डिटेल इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द में गो टू लाइब्रेरी एंड डैश अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। आप इसी सब्जेक्ट पर दूसरी बुक्स को क्या करते हैं, दूसरी बुक्स को क्या करेंगे, वेरीफाई। अच्छा, आप पढ़ने गए हैं, आप वेरीफाई नहीं कर सकते। वेरीफाई होता है सत्यता की जांच करना, आइडेंटिफाई अब वहाँ बुक को पहचानने नहीं करेंगे, चेक करने, हाँ देखने गए हैं, चेक करने तो गए हैं, कलेक्ट करने नहीं गए हैं वहाँ पे आप, ठीक है ना। एंड कलेक्ट अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट नहीं, एंड गो एंड चेक अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। तो वहाँ जाकर के उस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर दूसरी बुक्स को क्या करेंगे, चेक करेंगे, मतलब उसकी जांच परख करेंगे। चेक मतलब ये नहीं होता कि आप उसको ये चेक करेंगे गलत है कि सही है, चेक का मतलब क्या होता है ना, पता लगाना। तो आप वहाँ जाते हैं, दूसरी बुक्स इस तरह की पता लगाते हैं कि वहाँ कौन कौन सी बुक है, और जब आपको 2-3 किताबें याद आ जाती हैं तब आप लेके बैठ जाते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आपने कुछ किताबें चेक की उसी सब्जेक्ट पर, उसके बाद आप रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं। यहाँ पता चेक करने का मतलब पता लगाना है, ध्यान रखिएगा, ये चेक का मतलब पता लगाना, जांच करना नहीं। आगे लिखा है कि 2 or 3 राइटर्स, आप याद करेंगे डीलिंग विद द सेम टॉपिक, तो यू विल फाइंड सम डैश ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। तो देखो यहाँ पर हम वही वर्ड लगाएंगे जो राइटर ने पहले लगा रखा है। अनदर डिस्क्रिप्शन हम लेने गए हैं तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ हमको भी डिस्क्रिप्शन ही चाहिए जो राइटर ने सेम टॉपिक पर लगा रखा है, क्योंकि यहाँ हम क्लैरिफिकेशन लेने और एक्सप्लेनेशन लेने और एविडेंस लेने नहीं गए हैं। हम यहाँ क्या लेने गए हैं, हम यहाँ पे देखने गए हैं कि अगर यहाँ पे मतलब उसी टॉपिक पर कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब करके लिखा गया है तो हम वही चीज़ लेने गए हैं, तो हमें अंदर डिस्क्रिप्शन चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यू विल फाइंड सम डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्टेन फैक्ट, किसी भी फैक्ट का हम क्या पाते हैं, एक सर्टेन डिस्क्रिप्शन पा जाते हैं, उस चीज़ का एक निश्चित डिस्क्रिप्शन पा जाते हैं। क्लियर हो गया ना, किसी फैक्ट का क्लैरिफिकेशन, एविडेंस, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन है, चार की चारों चीज़ें सही। फिर हमने डिस्क्रिप्शन ही क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इन्होंने पहले मेंशन कर दिया था, ठीक है ना। हम एंड क्या है, नीड अनदर डिस्क्रिप्शन, हमें दूसरे डिस्क्रिप्शन की यहाँ ज़रूरत है, तो वही हमको जब यहाँ मिलेगी तभी तो हमारा काम बनेगा। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये रहे 25 क्वेश्चंस आपके एसएससी के मॉक टेस्ट 3 के, ठीक है। इसके पहले आप 1 और 2 ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। मैं इसके जिन लोगों ने 1 और 3 को नहीं किया है वो लोग अभी कर लें। देखो लास्ट में यहाँ पे 2 लिंक दिख रहे होंगे, वो मॉक 1 और मॉक 2 के हैं, ठीक है। और इन दोनों के साथ पीडीएफ अटैच है और आज वाले के साथ भी पीडीएफ अटैच है, ठीक है। और उसको कर लीजिए, और मुझे उम्मीद है बार बार कहना नहीं पड़ेगा, पहले ही पीडीएफ सॉल्व करने के बाद ही ये डिस्कशन किए ही होंगे, ठीक है। और आप लोग मुझे इस बात से इन्फॉर्म करते रहिएगा कि किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ, किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एसएससी के मॉक 4 के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।